मम्मी वॉज क्राइंग, माई सिस्टर वर क्राइंग। तो बहुत अच्छा था, सबका रिएक्शन, बहुत खुश थे सब लोग, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी कोई इस विंग से नहीं रहा है। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माई फैमिली एंड द फर्स्ट एज अ जज भी मैं पहली ही हूँ। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों को भी। अब सब लोग आके बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छी अचीवमेंट है, तो उनको फीलिंग प्राउड वाली एकदम वो होती है, तो वो अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं भारत दहना और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इस बात को साबित किया है मेरठ की अदिति गर्ग ने, जिन्होंने पीसीएसजे का एग्ज़ाम पास कर अपने माता पिता व मेरठ का नाम रोशन किया है। सीधे आधाना टीवी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए वो जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अदिति जी, आपको आधाना टीवी न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है आप? मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि जो भी आसपास के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब खुश हैं, तो उनकी खुशी देखकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद आपके परिवार का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मम्मी वॉज क्राइंग, माई सिस्टर वर क्राइंग। तो बहुत अच्छा था, सबका रिएक्शन, बहुत खुश थे सब लोग, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी कोई इस विंग से नहीं रहा है। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माई फैमिली एंड द फर्स्ट एज अ जज भी मैं पहली ही हूँ। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों को भी। अब सब लोग आके बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छी अचीवमेंट है, तो उनको फीलिंग प्राउड वाली एकदम वो होती है, तो वो अच्छा है। मैंने आपके बारे में बहुत सारा पढ़ा है, कई अखबारों में मैंने आपके बारे में पढ़ा है। आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया, माताजी आपका घर तक बिक गया, आर्थिक तंगी में आपका जीवन व्यतीत हुआ। तो आपने इन सभी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा? देखिए, समस्याएं सबके साथ होती है, कंडीशन सबके साथ होती हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी सबसे पहले हमारी फैमिली, उसके बाद हमारे टीचर्स कैसे हैं। लकीली मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपके टीचर्स आपके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको साइड बाय कर दें। और आपके फ्रेंड्स, वो आपको पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करते हैं। वो बोलते हैं कि आप कर सकते हो, तो आपको भी यकीन होता है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर आपको पॉजिटिव रखने में बड़ी। और कुछ ग्रेट थिंकर्स, कुछ ग्रेट पर्सन्स ऐसे रहे हैं जिनको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सुनती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, वो हमेशा बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। और जब भी मुझ पे कंडीशंस आती थी, परेशानियाँ आती थी, तो मैं यही सोचती थी कि वो जलन यही है, शायद यही लास्ट है, इसके बाद सवेरा होगा। तो वो है, और बस। अदिति गर्ग जी, अभी आपने बताया कि आपके परिवार में कोई जज नहीं है, तो फिर आपको जो जज बनने का क्या लक्ष्य था, आपका जज बनने? सर, मेरे फैमिली में गवर्नमेंट टीचर्स रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस में, कोई एडवोकेसी की साइड, या कोई इस विंग में कोई नहीं रहा है। बट जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी दीदी की फ्रेंड थी एक, मैं अपनी दीदी के साथ उनके घर गई थी। उनके फादर डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो जब मैं उनकी लाइब्रेरी में, दीदी लाइब्रेरी में थी, तो मैं अपनी दीदी के साथ लाइब्रेरी में गई, और मैंने जब वहाँ पर वो लाइब्रेरी देखी, वहाँ बुक्स, क्योंकि शुरू से आई वॉज अ पर्सन वो जो बहुत स्टडी में वो होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, जिनको बुक्स बहुत पसंद होती हैं। तो वहाँ AIRs लगी हुई थी। आज मुझे AIR का मतलब पता है, तब मुझे AIR का मतलब नहीं पता था। मेरे लिए वो सब बुक्स थी, लेकिन वो एक जैसी बुक्स, इतनी सारी अलमीरा, सब में वो एकदम सीक्वेंस वाइज लगी हुई हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैंने कहा, दीदी ये कौन सी बुक्स हैं, इनको पढ़कर क्या बनता है? तो उन्होंने बोला कि इनको पढ़कर जज बनते हैं। तो तब से मेरा ये एम हो गया। मैं बाहर निकली और मैंने कहा मुझे LLB करनी है। तो बस उसके बाद लॉ और लेस की मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। अपनी गलतियों से मैंने सीखा है। ये मैं बोल सकती हूँ कि मैंने जो भी लाइफ में सीखा है वो अपनी गलतियों से सीखा है। इसके पीछे एक मैसेज भी है, इसके पीछे एक मैसेज है कि आजकल का यूथ, थोड़ी सी फेलियर आई वो हार मान जाते हैं, लेकिन नहीं। जैसे फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेल। तो आप अपनी फेल्योर से भी सीखिए कि आपने क्या गलती की है, क्या आप इसको कैसे सुधार सकते हो। तो यही है कि आप गलतियां करते हैं पर गलतियों से सीखिए, उससे पीछे मत जाइए, उसके आगे बढ़िए। तो एक दिन आपका ऐसा आएगा कि सब उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। अगर आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मेरी स्टोरी कोई भी नहीं सुन रहा था, आप भी मेरे यहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। लेकिन आज सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उन गलतियों को ओवरकम किया, उन गलतियों से सीखा और आगे बढ़ी। तो मेरा यही एक मैसेज रहेगा यूथ के लिए कि प्लीज़ मत हार मानिए। अगर हार नहीं मानेंगे, हार के आगे जीत है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी कि आपने फिर तैयारी कैसे करी? देखिए, मेरा जो स्कूलिंग हुई है, मैंने अभी यही बताया था, मेरी स्कूलिंग हुई है शांता स्मारक कन्या इंटर कॉलेज, जो एक फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज था। तो मैंने 12th वहाँ से पास आउट करी। वहाँ का इतना एनवायरनमेंट नहीं था। उसके बाद मैंने बीए करी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बीए एलएलबी जैसा कॉन्सेप्ट भी है। मुझे यही था कि अगर एलएलबी करनी है तो उसके लिए पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैंने बीए कर ली। उसके बाद जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि बीए एलएलबी का भी आपका 1 साल सेव हो सकता था। आप 5 साल की बीए एलएलबी कर डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले 3 साल की बीए करी, फिर उसके बाद 3 साल की एलएलबी करी। एलएलबी के बाद मैंने 2016 में मेरी एलएलबी हो गई। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरी उस दौरान बहुत हेल्प करी मेरठ से लॉ पॉइंट को कोचिंग है, वहाँ उसको रन करते हैं मिस्टर पवित्र नारायण सर। उन्होंने मुझसे कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करी। लिटरली मैंने सर से जाके पूछा, सर फ़ीस क्या है। उनका एक कॉन्सेप्ट है, जब उनसे बच्चे जाके पूछते हैं ना कि सर फ़ीस क्या है, अगर पहले ही बच्चे जाके फ़ीस के लिए पूछ रहा है तो वो पहले पूछते हैं, अच्छा बताओ पापा क्या करते हैं। वो ऐसे पर्सन हैं कि सही में अगर भगवान के बाद मम्मी पापा के इक्वलेंट टू अगर मैं किसी को रखूँगी तो मैं उनको ही रखूँगी। क्योंकि उन्होंने मुझसे एकदम पूछा पापा क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया कि पापा एक शॉपकीपर हैं, हमारी एक शॉप है स्टेशनरी की, वो चलाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ज्वाइन करो, तुम पढ़ो। मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा, पढ़ना शुरू करा, तो उन्हें लगा होगा कि दैट आई हैव कैपेबिलिटीज़, आई हैव। तो उन्होंने मुझे कभी फ़ीस के लिए नहीं टोका। मैंने जाके पूछा सर फ़ीस बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। उन्होंने कहा पढ़ो, तुम पढ़ो, बस पढ़ो। मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ पे 1.5 साल के अराउंड कोचिंग करा। उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी। सर का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में रहा। आखिरी सवाल मेरा है कि जो इस समय पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स दें। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है, आफ्टर माई सिलेक्शन बच्चे आके पूछते हैं कि सिलेबस क्या है। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई किसी को नहीं सिखा सकता कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। सबका जगने का टाइम अलग होता है, सोने का टाइम अलग होता है, खाने का टाइम अलग होता है, पीने का टाइम अलग होता है। आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं कि आप ऐसा करिए, आप जज बन जाएंगे। सबसे पहले है कि अगर आपने कोई एम सेट किया है तो पहले उस पर फोकस करिए, उसका देखिए कि उसका वे क्या है। अगर आपको उसका वे मिल जाता है, आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको, मैं पर्टिकुलरली बात करूं पीसीएसजे की, तो आप, क्योंकि ये स्टेट एग्ज़ाम है, हर स्टेट का अलग सिलेबस होता है। अगर आपको यूपी का देखना है तो पहले यूपी का सिलेबस फाइंड आउट कीजिए। ज़रूरी है आप प्री का सिलेबस अलग देखिए, मेंस का सिलेबस अलग देखिए, और इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, वो बेसिकली वही चेक करते हैं। तो सबसे पहले प्री का सिलेबस आता है, उसको लिखिए। उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और लॉ का। तो आप जीएस का अलग, मैंने तो एक पेपर पे लिखा था, मतलब प्रॉपरली 3-4 बार सिलेबस लिखा कि मुझे रट गया वो सिलेबस। तो जीएस का सिलेबस अलग लिखा, लॉ का सिलेबस अलग लिखा। उसके लिए फिर बेयरएक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम बुक्स के पीछे भागते हैं, बुक्स भी किसको एक्सप्लेन करने के लिए हैं, बेयरएक्ट्स को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक्स मत पढ़िए, मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत बुक्स पढ़ी हैं, तो बुक्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन बेयरएक्ट्स बुक से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद अगर प्री की बात करें तो एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पर वो होता है, तो आप उसके एमसीक्यूज़ टिक कीजिए, लॉ के भी और जीएस के भी। ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेशन हो,
वो फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, आपको उसका आंसर पहले आ जाएगा। आपकी वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है इसमें। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए, और फिर उसके बाद आता है मेंस। मेंस में हमारे 6 पेपर होते हैं, एक पेपर इसी बार इंक्लूड हुआ है। तो पहले होता है जीएस का पेपर, देन हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, एंड फिर उसके बाद 3 पेपर लॉ के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड लोकल लॉ। तो जीएस के लिए मैंने स्टैटिक जीएस पढ़ा हुआ था, उसको मैंने रिवाइज़ किया, करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि आजकल का पैटर्न यही है कि वो लोग करंट, और वो सही भी है क्योंकि जीएस हमारी नॉलेज डेवलप करने के लिए होता है। तो अगर हमें करंट की नॉलेज नहीं होगी तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो जीएस हो गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज में मेरा क्योंकि मेरी स्कूलिंग हुई थी हिंदी मीडियम से, बाद में मैंने एलएलबी में स्विच कर लिया था इंग्लिश मीडियम। मैंने एलएलबी, एलएलएम, उसके बाद मैंने टीचिंग भी करी थी, वो भी इंग्लिश में की थी। एंड उसके बाद मैंने क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो भी मैंने मीन्स इंग्लिश में ही लिखा था। उसके बाद मैंने ये भी इंग्लिश में, तो मेरी प्रैक्टिस इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो इस चीज़ का ये है कि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छी कमांड हो गई थी, क्योंकि हिंदी मीडियम से मैंने स्कूलिंग करी थी और इंग्लिश मीडियम में मैंने बाद में स्विच कर लिया था। तो लैंग्वेज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसके लिए मैंने यही करा था कि जो टॉपर्स रहे हैं, इवन यूपीएससी के भी टॉपर्स रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है, आपका ऐसे राइटिंग होता है। तो मैंने उनकी जो मॉक टेस्ट की कॉपीज़ थी उनको रेफ़र किया था कि क्या पैटर्न होता है ऐसे लिखने का। हमारे में प्रेसी आती है, ट्रांसलेशन आती है और ऐसे आता है, तो वो हो गया था। फिर उसके बाद मेंस में 3 पेपर आते हैं लॉ के, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड लोकल लॉ। सब सब्सटेंटिव की बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं, लेकिन लोकल को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आपके सिलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोकल लॉ, क्योंकि सब्सटेंटिव सब अच्छा करके आ रहे हैं, प्रोसीजर में भी, अभी मैं आपको उसका भी पैटर्न बताऊंगी। लोकल लॉ को आप अगर अच्छा करते हैं, लोकल लॉ इतना दैट मच ईजी होता है, क्योंकि लोग उसके बैरेक्ट्स भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अगर कोर्ट्स में यूज़ होते हैं तो लोकल लॉ यूज़ होते हैं। तो आप उनके अगर बैरेक्ट्स भी कर लें और उसमें थोड़े से केसेस भी ऐड कर दें, आपका काम हो जाएगा लोकल लॉ। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमारे आते हैं सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस। एविडेंस छोटा एक्ट है लेकिन बहुत टेक्निकल है। फिर सीआरपीसी और सीपीसी आते हैं, वो आपके प्रोसीजर हैं। कल को आप जजेस बनेंगे तो आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा काम भी वही आते हैं, क्योंकि आपको अगर सीपीसी का प्रोसीजर नहीं पता होगा तो आप कैसे सिविल जज बनेंगे, आपको सीआरपीसी का प्रोसीजर नहीं पता होगा तो आप कैसे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेंगे इन द कोर्ट्स मजिस्ट्रेट बनकर। तो आपको वो तीनों पता होने चाहिए। उसके साथ आता है जजमेंट राइटिंग और प्लेन एंड डब्ल्यूएस ड्राफ्टिंग। तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब से आपने प्रिपरेशन करनी शुरू करी है, वीक में एक जजमेंट या प्लेन डब्ल्यूएस, वो प्लेन डब्ल्यूएस एक ही टॉपिक पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे लिखी जाती है, एक कर दीजिए। पूरे एक हफ्ते में आप एक करेंगे, क्या बड़ी बात है। तो उसकी अगर आपको प्रैक्टिस है, क्योंकि वो 40 नंबर का बिल्कुल अलग आता है, तो वो अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। फिर आता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में जो मेन प्ले करता है वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरी एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप से हुई थी, तो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। उसके बाद मैंने एमए भी करी थी, तो वो पॉलिटिकल साइंस से की थी, तो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं सब्सटेंटिव लॉ में, उनको पढ़िए, उनके बैरेक्ट्स भी हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बैरेक्ट्स नहीं होते हैं, जो अनकोडिफाइड हैं, उनके लिए आप कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके लिए गाइड आती है मेंस की, गाइड इन द सेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। आप, मैंने तो जो किया था वो ये किया था कि सबके स्नोप्सिस बना लिए थे। मैं जो तैयार करती थी वो एक टॉपिक बेस मैं स्टडी करती थी, कि कोई भी टॉपिक को तैयार करना है, ना कि क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जो आएगा उसकी फॉर्मेट चेंज हो गई होगी, है ना। तो हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो उनके मैं स्नोप्सिस बना लेती थी, या मैं माइंड में ज़्यादा फ्रेम करती थी क्वेश्चंस को,
मतलब लिखने की मैं चोर थी थोड़ी सी लेकिन आपको मेंस में जाके इतना लिखना होता है कि 6 पेपर होते हैं 3 दिन लगातार, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो आपके मेरा एक फ्रेंड है, उसके हाथ में ब्लड आ गया था। ही इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड राइट नाउ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देन आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कोई कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। यकीन मानिए, मेरे जो गाइड हैं उन्होंने मुझसे बोला कि आप सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लीजिए और जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं वो पढ़ लीजिए। इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे सबसे पहले यही पूछ लिया कि अच्छा आप क्या पढ़ के आई हैं। तो मैंने यही बोला कि सर सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लिया, करंट के इश्यूज देख लिया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा उसमें से। उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि एक्चुअली मैंने जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम हो गया था तो मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली थी। मेरा 80% इंटरव्यू उसी प्रैक्टिस पर हुआ और उनके क्वेश्चंस इतने जेन्युइन थे, इतने जेन्युइन भी कह लो और ट्रिकी भी कह लो कि अगर आप वहाँ पे बैठ के झूठ बोलते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। और वो लोग रोज़ के 10 इंटरव्यू लेते हैं, रोज़ के 20 इंटरव्यू लेते हैं। आपका ये पहला या दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है, मेरा ये पहला इंटरव्यू था। तो अगर आप वहाँ पे झूठ, मैं जब अंदर एंटर कर रही थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला हुआ था। मैं सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज़ लेकर गई थी, चाहे कुछ भी हो मुझे सच बोलना है, क्योंकि सच कभी झुकता नहीं है। वो अगर आपका मतलब तो सच जो होता है वो सूर्य की तरह होता है। बिल्कुल वो चमकता है। तो मैंने वहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए, आपने एलएलएम किया हुआ है, आप अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि सर मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेस्ट कर रहे थे आफ्टर मेंस, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है ये पूरा प्रोसेस जो होता है, प्री मेंस इंटरव्यू बहुत हेक्टिक होता है, आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हो, है ना। लेकिन मैंने वो नहीं किया मैंने मेंस के बाद ज्वाइन कर ली थी कोर्ट में प्रैक्टिस। तो मैंने वही बोला कि सर मैंने रेस्ट नहीं किया, मैंने तो सीधा प्रैक्टिस ज्वाइन करी थी। तो वो बहुत खुश हो गए कि अच्छा आपने कोई केस रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा यस सर। अच्छा उसमें फिर उन्होंने मुझसे उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पूछे, फिर उसका डिसीजन पूछा, मतलब उसका पूछा कि वो जो ऑर्डर था वो आपके फेवर में हो गया था। मैंने कहा यस सर हो गया था, वो हुआ भी था। तो कुछ नहीं पता होता है वो आपसे इंटरव्यू किस क्या पूछेंगे, किस वे में लेंगे, कुछ नहीं पता होता है। वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं और आपकी पर्सनालिटी पहले दिन से डिसाइड होती है। जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। आप उस दिन से अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए। आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप समाज में क्या काम कर रहे हैं। आपको आज हमें सेलेक्ट किया गया है समाज की सेवा के लिए। ये जॉब नहीं है, ये सर्विस है ना। तो आज हमें समाज की सेवा के लिए, अगर आप बाहर किसी पे अत्याचार करके आ रहे हैं और अंदर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हो जाता है लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। आपको, आपके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए कि आपका कल आपको बहुत कुछ करना है समाज के लिए, तो वो शुरू से ही आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो आपने कभी समाज में या अपने किसी रिश्तेदार के साथ आपने कोई अन्याय होते हुए देखा है? देखिए सब तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, आप जब समाज में रहते हैं तो आपको सब, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी मच ऑफ एनिमल लवर। ये मतलब मेरे लिए बहुत दुख का वो था। काओ में एक डिसीज़ चली थी अभी बीच में, लंपी वायरस। तो मेरे घर के बाहर एक आई थी गाय, मैंने उसको देखा, मैंने नेट से काफ़ी एनजीओज़ के नंबर निकाले, उनको कॉल किया। मैं 3 दिन तक कॉल करती रही, कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। तब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि बुरा लग रहा है। मैंने कहा हाँ बहुत लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, एनिमल्स की डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अगर पावर में होंगे ना, पावर इन द सेंस, पावर वो नहीं कि आप गाड़ी में बैठे हैं और आप चल रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं, वो पावर नहीं, पर हाँ उस टाइम पर अगर मैं एज अ सेलेक्टेड पर्सन कॉल करती तो मेरी सुनी जाती, है ना। तो वो चीज़ बहुत पेनफुल थी मेरे लिए। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ऐसा हुआ है, मैनी टाइम्स हुआ है, होता ही है, आप समाज में रहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आधार टीवी से बातचीत करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। तो सौभाग्य की एक बात यह है कि अगर आपको पीसीएस जे एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लगातार करंट अफेयर पर ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, आप इसको शेयर कीजिए।